आईएएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत अभिलेखों के बारे में पढ़ेंगे। यह क्लास जो है आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एंशियंट हिस्ट्री के अंतर्गत जो है जितने भी प्रश्न आते हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, जेपीएससी हो या यूपीएससी हो, सभी में यहीं से प्रश्न होते हैं। तो ये चैप्टर आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। और मैं यह बता दूं कि मैं जितना भी एंशियंट हिस्ट्री पढ़ा रहा हूँ वो एनसीईआरटी के बुक पे बेस्ड है। एनसीईआरटी के बुक 6 to 12 को हम लोगों को पढ़ना है, और उन्हीं का कलेक्शन, इंपॉर्टेंट फैक्ट जो भी है, सभी का कलेक्शन एक जगह मैंने आप लोगों के लिए इकट्ठा कर दिया है। तो मैं आप लोगों को यह विश्वास दिलाता हूँ कि यह वीडियो देखने के बाद आप लोगों को एनसीईआरटी बुक पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि मैंने एनसीईआरटी बुक के सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट को एक जगह इकट्ठा किया है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। अभिलेख। अभिलेख सिक्कों से अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगर आप लोगों ने मुद्रा एवं सिक्कों के वीडियो को नहीं देखा है तो जाके देखिए, आप लोगों को जो है वहाँ से अच्छी जानकारियाँ मिलेगी। तो इसके अध्ययन को, अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र या एपिग्राफी कहते हैं। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इससे प्रश्न बनते हैं कि अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो एपिग्राफी बोला जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या बोला जाता है, एपिग्राफी बोला जाता है। और आप लोग जहाँ तक हो इंग्लिश टर्म ही याद रखिएगा, क्योंकि बहुत सारे होते क्या है एग्जाम में हिंदी टर्म कहीं ना कहीं मिस्टेक रहता है, तो इंग्लिश वर्ड जो है आप लोगों को परफेक्ट आंसर दिलाएगा। तो अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, एपिग्राफी। भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगासकोई से प्राप्त हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है यह। भारत के संदर्भ में, मैं वर्ल्ड के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, विश्व के संदर्भ पे नहीं बोल रहा हूँ, मैं भारत के संदर्भ में बोल रहा हूँ। सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख, सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख कहाँ से मिले हैं, तो मध्य एशिया के बोगासकोई से प्राप्त हुए हैं। भारत के संदर्भ में सर्वाधिक प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगासकोई से प्राप्त हुए हैं। और इससे प्रश्न बने हैं, यूपीएससी तक में भी प्रश्न बने हैं कि यह इस अभिलेख में किन किन देवताओं का वर्णन है, तो इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्ती। ये नाम को आप लोग रट जाइए एकदम। इस अभिलेख से, जो बोगासकोई से अभिलेख मिले हैं, उस पे इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य नामक वैदिक देवताओं के नाम मिलते हैं। बोगासकोई से प्राप्त अभिलेख में इंद्र, वरुण, मित्र एवं नासत्य के नाम प्राप्त हो रहे हैं। ये सारे वैदिक देवताएं हैं। तो ये सारे को आप लोग याद कर जाएं। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अभिलेख एवं दूसरे पुराने दस्तावेजों के प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र या पैलियोग्राफी कहते हैं। तो जो भी हम लोग पुरानी तिथि का अध्ययन करते हैं उसे पैलियोग्राफी कहा जाता है। याद कर लीजिए, प्राचीन तिथि के अध्ययन को पुरालिपि शास्त्र या पैलियोग्राफी कहा जाता है। प्राचीन तिथि या पुरानी तिथियों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, पुरालिपि शास्त्र या पैलियोग्राफी। प्राचीन तिथि के अध्ययन को पैलियोग्राफी कहा जाता है। अभिलेख मोहरों, प्रस्तर स्तंभों, स्तूपों, चट्टानों और ताम्रपत्रों पर मिलते हैं, तथा इसके अतिरिक्त मंदिर के दीवारों, ईंटों व मूर्तियों पर भी मिलते हैं। और ये जो प्राचीन तिथि हैं ये कहाँ कहाँ मिलेंगे, तो मोहर पे मिलेंगे, प्रस्तर स्तंभों पे मिलेंगे, स्तूपों पे मिलेंगे, चट्टानों पे मिलेंगे, ताम्रपत्रों पे मिलेंगे, और इसके अलावा मंदिर के दीवारों, ईंटों और मूर्तियों पर भी मिलते हैं। तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट रहा कि प्राचीन तिथि के अध्ययन को अभिलेख या दूसरे दस्तावेज पे, किसी पे भी जो प्राचीन तिथि होगी उसके अध्ययन को पैलियोग्राफी कहते हैं, जिसे पुरालिपि शास्त्र भी कहते हैं। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में थे। बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। आरंभिक अभिलेख
किस भाषा में थे? तो प्राकृतिक भाषा में थे। आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में थे तथा ये ईसा पूर्व 3री सदी के हैं। ये सब याद कीजिए, ये सब यूपीएससी में पूछा जाता है। ईसा पूर्व 3री सदी के हैं। आरंभिक अभिलेख जो है प्राकृत भाषा में है और वे कब के हैं? तो ईसा पूर्व 3री सदी के हैं, यानी 3 BC के हैं। संस्कृत भाषा ईसा की 2री सदी से मिलते हैं। संस्कृत भाषा जो है ईसा की 2री सदी में मिलते हैं। संस्कृत जो है 2 AD से स्टार्ट हुआ मिलना तथा 4वीं 5वीं सदी में इसका सर्वत्र व्यापक प्रयोग होने लगा। अभिलेखों की आरंभिक भाषा क्या थी? प्राकृत थी। उसके बाद क्या हुई? तो संस्कृत हुई। आगे बढ़ते हैं। मौर्य सम्राट अशोक के अनेक अभिलेख देश के विभिन्न भागों से मिले हैं, जिनसे उसके साम्राज्य की सीमा, धर्म और शासन नीति पर प्रकाश पड़ता है। उदयगिरी से प्राप्त हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धि के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। ये जो मौर्य सम्राट अशोक के अभिलेख मिले हैं उसे मैं आगे बताऊंगा। जितने भी अभिलेख हैं सारे के बारे में मैं आगे हैंड रिटन नोट्स हैं उसमें मैं बताऊंगा। उदयगिरी से प्राप्त हाथी गुम्फा अभिलेख से कलिंग नरेश खारवेल की उपलब्धियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। तो यहाँ प्रश्न बनेगा कि हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है किससे संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल। और यह है कहाँ? यह भी प्रश्न बनता है। तो उदयगिरी में है। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है? उदयगिरी में है। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है कहाँ पे है? उदयगिरी में है। और किस राजा से वो संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से। शक छत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख से शक शासक रुद्रदामन अशोक व चंद्रगुप्त मौर्य के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। अब यह पूछा जाएगा कि जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो रुद्रदामन का है। शक शासक रुद्रदामन का है, याद रख जाइए ये सब। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो शक शासक रुद्रदामन का है। जूनागढ़ अभिलेख जो है किसका है? रुद्रदामन का है। और इससे किसकी जानकारी प्राप्त होती है? तो रुद्रदामन की भी जानकारी प्राप्त होती है, अशोक की भी प्राप्त होती है और चंद्रगुप्त मौर्य की भी जानकारी प्राप्त होती है। जूनागढ़ अभिलेख किसका है? किसने बनाया है? तो शक शासक रुद्रदामन ने बनाया है। जूनागढ़ अभिलेख को किसने बनाया है? रुद्रदामन ने बनाया है। हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है? उदयगिरी में है। उससे किसकी जानकारी मिलती है? कलिंग नरेश खारवेल की। जूनागढ़ अभिलेख जो है किसके द्वारा बनाया गया है? शक शासक रुद्रदामन द्वारा बनाया गया है। और इसमें किसकी जानकारी मिलती है? तो रुद्रदामन, अशोक व चंद्रगुप्त मौर्य की जानकारी मिलती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रमुख अभिलेख व शासक। ये जो अभिलेख हैं ये किस शासक से रिलेटेड है उसे हम लोग देखते हैं। हाथी गुम्फा अभिलेख, अभी तुरंत मैंने बताया, कलिंग नरेश खारवेल। हाथी गुम्फा अभिलेख जो है किससे संबंधित है? तो कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है। ये सब याद कर जाइए आप लोग। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से। हाथी गुम्फा अभिलेख किससे संबंधित है? कलिंग नरेश खारवेल से। एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय से। एहोल अभिलेख किससे संबंधित है? तो पुलकेशिन द्वितीय। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? तो गौतमी बलसरी। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? तो गौतमी बलसरी से संबंधित है। नासिक अभिलेख किससे संबंधित है? तो गौतमी बलसरी से। जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। जूनागढ़ अभिलेख जो है किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। अभी तुरंत ये दोनों को मैंने बताया था और सभी को मैं आगे बताऊंगा। जूनागढ़ अभिलेख जो है किससे संबंधित है? रुद्रदामन से। प्रयाग स्तंभ अभिलेख किससे संबंधित है? समुद्रगुप्त से। प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है किससे संबंधित है? तो समुद्रगुप्त से। मंदसौर अभिलेख किससे संबंधित है? तो मालवा नरेश यशोवर्मन से।
मंदसौर अभिलेख जो है किससे संबंधित है? मालवा नरेश यशोवर्मन से। ये सबको आप लोगों को याद करना पड़ेगा क्योंकि इससे प्रश्न बनते हैं। ग्वालियर अभिलेख किससे संबंधित है? तो प्रतिहार नरेश भोज से। ग्वालियर अभिलेख जो है किससे संबंधित है? प्रतिहार नरेश भोज से। देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? बंगाल शासक विजय सेन से। देवपाड़ा अभिलेख किससे संबंधित है? तो बंगाल शासक विजय सेन से। और ये सारे को आप लोग जो है एक जगह नोट डाउन करें और इसका नोट्स आप लोग बना लें। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? स्कंदगुप्त से। भीतरी व जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? तो स्कंदगुप्त से। भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, यह याद कर जाइए। भारत का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। भारत का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ से मिलता है? किस अभिलेख से मिलता है? तो हाथी गुम्फा अभिलेख से मिलता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। वशिष्ठी पुत्र पुलुमावी के नासिक गुहा अभिलेख के माध्यम से उनकी धार्मिक सहिष्णुता और उनकी संस्कृति के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। तो इसे यह सब याद रखिए आप लोग कि नासिक गुहा अभिलेख जो है वह जो है किसका है? तो वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी का है। नासिक गुहा अभिलेख किसका है? तो वशिष्ठीपुत्र पुलुमावी का है। समुद्रगुप्त के प्रयाग स्तंभ अभिलेख से समुद्रगुप्त की विजय व विजयित राजाओं के साथ उनकी नीतियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। ये सब के बारे में तो मैंने बताया, अब उसे डिस्क्राइब यहाँ किया गया है कि उसमें क्या है। तो प्रयाग स्तंभ अभिलेख जो है, समुद्रगुप्त का जो प्रयाग स्तंभ अभिलेख है, उसमें समुद्रगुप्त के विजय व विजित राजाओं के साथ उनकी नीतियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। प्रयाग स्तंभ अभिलेख से जो है समुद्रगुप्त के विजय और विजित राजाओं के साथ उनकी नीतियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है। मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल की अधिकांश अभिलेख कॉर्पस इंस्क्रिप्शन ओनस इंडिकारम नामक ग्रंथालय में संकलित कर प्रकाशित किए गए। याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कॉर्पस इंस्क्रिप्शन ओनस इंडिकारम नामक ग्रंथमाला में संकलित कर प्रकाशित किए गए हैं। तो ये सब नाम को आप लोग याद कीजिए। ये एक ग्रंथमाला है, बुक है। इसमें जो है मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के चीज़ों को संकलित किया गया है। सबसे पुराने अभिलेख हड़प्पा संस्कृति के मोहरों पर मिलते हैं। सबसे पुराना अभिलेख कौन सा हो गया? हड़प्पा संस्कृति के मुहर, जो ये लगभग 2500 ईसा पूर्व के हैं। हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं। यह प्रश्न बनता है कि इनमें से किसकी अभिलेख अभी तक अपठित है? तो हड़प्पा संस्कृति के अभिलेख अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, यह अपठित है। हड़प्पा संस्कृति के जो अभिलेख हैं वो अपठित है। ये भाव चित्रात्मक लिपि है। हड़प्पा संस्कृति के जो अभिलेख हैं वो कैसे हैं? भाव चित्रात्मक लिपि है, जिसमें विचारों और वस्तुओं को चित्रों के रूप में व्यक्त किया जाता है। सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं, पूछा जाएगा। दो तरह के यहाँ प्रश्न बन रहे हैं। सबसे पुराने अभिलेख जो अपठित हैं, जिसे पढ़ा नहीं जा सका है, तो हड़प्पा संस्कृति के, और सबसे पुराने अभिलेख जिसे पढ़ा जा चुका है, तो वो अशोक के शिलालेख है। दोनों एक ही तरह का प्रश्न लगेगा, बस उसमें एक में पढ़ा जा चुका है और एक में अपठित है, बस यही अंतर है। तो सबसे पुराने अभिलेख जो पढ़े जा चुके हैं वे ईसा पूर्व 3री सदी के अशोक के शिलालेख हैं। इन अभिलेखों को पढ़ने में सर्वप्रथम सन 1837 में जेम्स प्रिंसेप को सफलता मिली, जो उस समय बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी की सेवा में ऊंचे पद पर कार्यरत थे। तो यह चीज़ आप लोग याद करें कि जो अशोक के शिलालेख हैं उसे सर्वप्रथम किन्होंने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने।
कब पढ़ा? तो 1837 में। सबसे पुराने पठित अभिलेख कौन से हैं? तो अशोक के शिलालेख हैं। सबसे पुराने और पठित अभिलेख कौन से हैं? तो हड़प्पा के हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग जो है अपने हैंड रिटन नोट्स की ओर चलते हैं। अभिलेख, इंस्क्रिप्शन इसको बोला जाता है। अभिलेखों का अध्ययन एपिग्राफी कहलाता है। अभी मैंने बताया था अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? एपिग्राफी कहलाता है। तथा भारत में सर्वाधिक अभिलेख मैसूर संग्रहालय में संरक्षित है। याद रखिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट है। भारत में सर्वाधिक अभिलेख कहाँ पे संरक्षित है? तो मैसूर संग्रहालय में संरक्षित है। भारत के प्राचीनतम अभिलेख हड़प्पा कालीन अभिलेख हैं, अभी मैंने बताया, लेकिन इसे पढ़ा नहीं जा सका है। जबकि भारत का प्राचीनतम पठित अभिलेख अशोक के अभिलेख हैं, जो मैंने अभी तुरंत बताया। अशोक के अभिलेख ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक एवं यूनानी चारों लिपि में उत्कीर्ण है। अभी अशोक के जो ये अभिलेख मिले हैं, जो पढ़े जा चुके हैं, वह ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक एवं यूनानी चारों लिपि में उत्कीर्ण है। ये सबको आप लोग एकदम याद कर लीजिए। जिसमें ब्राह्मणी लिपि के सर्वाधिक अभिलेख हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अशोक के जो भी अभिलेख मिले चारों भाषाओं के, चारों लिपि के, ब्राह्मणी, खरोष्टी, अरमाइक एवं यूनानी, उसमें से सबसे अधिक ब्राह्मणी लिपि के अभिलेख हैं। खरोष्टी के 2 अभिलेख मिले हैं, एक सहवाजगढ़ी और मनसेरा से। खरोष्टी के 2 अभिलेख मिले हैं, एक सहवाजगढ़ी और दूसरा मनसेरा से। अरमाइक के एक ही अभिलेख मिले हैं, उत्तरी अफगानिस्तान के लागमन जगह से। अरमाइक के एक अभिलेख जो मिले हैं वह उत्तरी अफगानिस्तान के लागमन जगह से मिले हैं। तीसरा जो है लिपि यूनानी, उससे भी एक ही अभिलेख मिले हैं जो पेशावर से मिला है। ये सब इंपॉर्टेंट है, सभी को आप लोग नोट डाउन कीजिए, सभी का एकदम फ्रेश से आप लोग नोट्स बनाइए। अब आगे देखते हैं हम लोग अशोक के अभिलेख। मैंने बताया था कि अशोक के अभिलेख को हम लोग डिटेल में जानेंगे। और यहाँ पे एक और बात है जो मैंने अभी बताई थी कि अशोक के अभिलेख को जो पढ़ा गया है जेम्स प्रिंसेप द्वारा पढ़ाया गया है। और वह जो पढ़े हैं कौन सी लिपि को पढ़े थे? ब्राह्मणी लिपि को। तो इस पे भी प्रश्न बनता है, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप द्वारा स्पष्ट किया गया था। ये देखिए यहाँ पे है इंपॉर्टेंट लाइन, ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप द्वारा स्पष्ट किया गया था। अब अशोक के अभिलेख को देखते हैं हम लोग। अशोक के अभिलेखों में 14 वृहद शिलालेख हैं, ये सब याद कीजिएगा। 7 स्तंभ लेख हैं, 2 पृथक शिलालेख हैं जो कि धौला एवं जौगड़ से प्राप्त हुआ है, जो उड़ीसा में है, जौगड़ से प्राप्त हुआ है। फिर लघु शिलालेख बहुत सारे मिले और लघु स्तंभ लेख भी बहुत सारे मिले। इसके अलावा 5 गुहा अभिलेख भी मिले हैं। ये जो गुहा अभिलेख है अशोक का बराबर की पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। अशोक का जो गुहा अभिलेख है बराबर की पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। अशोक के पौत्र दशरथ का जो गुहा अभिलेख है नागार्जुनी के पहाड़ी से प्राप्त हुआ है। ये सब याद कर जाइए आप लोग। अब आप लोगों को ये कंफ्यूजन होगा कि कहाँ है, तो नेत्तूर जो है, नेत्तूर और उदगोलम कर्नाटक में है, क्योंकि ये सब का यूज होगा आगे। मास्की और गुज्जर ये मध्य प्रदेश में है। अशोक के अभिलेखों में देवनापी प्रियदर्शी यानी देवनापी प्रियदर्शी, यह जो है देवनापी प्रियदर्शी यह पाली भाषा का है वर्ड है, जबकि संस्कृत में इसे देवनापिरी प्रियदर्शी कहा जाता है, उत्कीर्ण है। तो अशोक के जो अभिलेख हैं उसमें देवनापी प्रियदर्शी उत्कीर्ण है। सिर्फ मास्की, गुज्जर, नेत्तूर और उदगोलम अभिलेख से अशोक के नाम प्राप्त होते हैं। इंपॉर्टेंट लाइन है, याद कर जाइए इसे, क्योंकि ये प्रश्न बनते हैं। सिर्फ मास्की, गुज्जर, नेत्तूर और उदगोलम अभिलेख से अशोक के नाम प्राप्त होते हैं और बाद बाकी सभी जगह
अशोक के नाम जो है देवना पी प्रियदर्शी के रूप में प्राप्त होते हैं। नेत्तूर से अशोक की खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है। नेत्तूर से जो है अशोक की खंडित प्रतिमा प्राप्त हुई है, ये याद रखिएगा। प्रश्न बनता है अशोक की खंडित प्रतिमा कहाँ से मिली है, तो नेत्तूर से। अशोक के नाम किन किन अभिलेखों से मिलते हैं, मास्की, गुज्जर, नेत्तूर और उद्गोलन। यूपीएससी में आपको ये प्रश्न पूछा जाएगा इस तरह से कि अशोक के नाम किन अभिलेखों से प्राप्त किन अभिलेख से प्राप्त होते हैं, तो वहाँ पे 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से आपको एक ढूंढना होगा, या तो मास्की होगा, गुज्जर होगा, नेत्तूर होगा या उद्गोलम होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग प्रशस्ति अभिलेख की ओर। ये प्रशस्ति अभिलेख जो है विक्ट्री इंस्क्रिप्शन है, यानी कि उनके जीत के बारे में है, जीत के बारे में अभिलेख बने हैं, और ये सारे जो है प्राकृत भाषा के हैं। हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति, अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये सारे को बताया है, फिर से आप लोग देखिए। हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति जो है समुद्रगुप्त के विषय में है, और इसके लेखक हरिसेन का जो प्रयाग प्रशस्ति है उसके नाम पे ही है। प्रयाग प्रशस्ति के जो लेखक हैं हरिसेन है, तो उसी के नाम पे है हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति, और इससे जो है समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। हरिसेन का प्रयाग प्रशस्ति से समुद्रगुप्त के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ये सब प्रश्न बनते हैं, इसलिए याद रखिएगा कि प्रयाग प्रशस्ति या हरिसेन के प्रयाग प्रशस्ति से किसकी जानकारी प्राप्त होती है, समुद्रगुप्त की। कुमारगुप्त का विलसार अभिलेख, यह एक जीवनी है जो कुमारगुप्त की ही जीवनी है। राजा थे कुमारगुप्त, उन्हीं की जीवनी इसमें संकलित है। तो कुमारगुप्त का विलसार अभिलेख, और इसे कुमारगुप्त ने ही बनवाया था। अगला है स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख। ये सभी को थोड़ी देर पहले मैं बता चुका हूँ। स्कंदगुप्त का जूनागढ़ अभिलेख, इसमें जो है किसका ये अभिलेख है, तो स्कंदगुप्त का ही है। फिर स्कंदगुप्त का कहाव अभिलेख, किसका है, स्कंदगुप्त का ही है। स्कंदगुप्त का भीतर गांव अभिलेख, यह भी किसका है, तो स्कंदगुप्त का ही है। आगे बढ़ते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली अभिलेख, यह किसका है, चंद्रगुप्त द्वितीय का महरौली अभिलेख किसका है, चंद्रगुप्त द्वितीय का, याद रखिएगा। नायनिका का नाना घाट अभिलेख, नायनिका का नाना घाट अभिलेख सतकर्णी प्रथम के विषय में जानकारी इससे प्राप्त होती है। और सतकर्णी प्रथम जो है सातवाहन शासक थे। सतकर्णी प्रथम एक सातवाहन शासक थे, और इनकी जानकारी जो है नायनिका का नाना घाट अभिलेख से प्राप्त होता है। सतकर्णी प्रथम की पत्नी जो है नायनिका थी, उन्होंने ही ये अभिलेख को बनवाया, और इसकी लेखिका भी वही थी। नायनिका का नाना घाट अभिलेख को नायनिका ने बनवाया, जो सतकर्णी की पत्नी थी, और इस अभिलेख की लेखिका भी वही थी। आगे बढ़ते हैं हम लोग वलसरी का नासिक अभिलेख। वलसरी का नासिक अभिलेख गौतमी पुत्र सतकर्णी के विषय में इससे जानकारी प्राप्त होती है। और गौतमी पुत्र सतकर्णी जो है एक सातवाहन शासक थे, उनकी पत्नी वलसरी थी, उन्होंने ही जो है वलसरी का नासिक अभिलेख बनाया, और इसकी लेखिका भी जो है वही है, वलसरी ही है। पुलकेशिन प्रथम का बादामी अभिलेख, ये सबको याद करना है आप लोगों को। बादामी अभिलेख किसका है, पुलकेशिन प्रथम का है। पुलकेशिन द्वितीय का एहोल अभिलेख पूछा जाएगा, एहोल अभिलेख किसका है, पुलकेशिन द्वितीय का है। हर्षवर्धन का बांसखेड़ा अभिलेख, बांसखेड़ा अभिलेख किसका है, हर्षवर्धन का है। उत्तर गुप्त वंश का असफगढ़ अभिलेख। आगे बढ़ते हैं हम लोग कलिंग राजा खारवेल का हाथी गुम्फा अभिलेख, थोड़ी देर पहले बताया था, जो कि उदयगिरी में है। और यह किसके द्वारा बनाया गया है, तो कलिंग राज खारवेल के द्वारा बनाया गया, हाँ द्वारा बनाया गया है। और इस हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग नरेश खारवेल के उपलब्धियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त होती है, और यह है कहाँ, तो उदयगिरी में है। फिर हेलियोडोरस का वेशनगर अभिलेख, वेशनगर अभिलेख किसका है, हेलियोडोरस का है। प्रभावती गुप्त का पूना अभिलेख, तो पूछा जाएगा पूना अभिलेख किसका है, प्रभावती गुप्त का है, और यह जो है वाकटक वंश की रानी थी। प्रभावती जो है वाकटक वंश की रानी थी। अगला है विजयसेन का देवपाड़ा अभिलेख। देवपाड़ा अभिलेख किसका था, तो विजयसेन का।
आगे बढ़ते हैं। अब अभिलेखों के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को हम लोग जानते हैं जो एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। एरन अभिलेख ये कब का है? तो 510 एडी का है, 510 एडी का है। और यह किसका है? तो भानुगुप्त द्वारा बनाया गया था। एरन अभिलेख जो है भानुगुप्त द्वारा बनाया गया था। इसमें क्या क्या है? तो भारत में सती प्रथा का प्रथम अभिलेख है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जा रहा है ये। भारत में सती प्रथा का प्रथम अभिलेख कौन सा है? तो एरन अभिलेख है। भारत में सती प्रथा का प्रथम अभिलेख कौन है? एरन अभिलेख है। पहली सती होने वाली महिला गोपराज की पत्नी थी। गोपराज एक सैनिक थे, उन्हीं की पत्नी जो है पहली सती होने वाली महिला है। और इसका जो विवरण है एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। रामगढ़ अभिलेख यह जो है मौर्योत्तर काल का है, महाराष्ट्र में है। देवदासी प्रथा का प्रथम अभिलेख है। इससे जो है देवदासी प्रथा का पता चलता है। रामगढ़ अभिलेख जो है देवदासी प्रथा का प्रथम अभिलेख है। ये सब एकदम रट जाइए, क्योंकि प्रश्न में एग्जाम में पूछे जाते हैं कि सती प्रथा का प्रथम अभिलेख कौन था, देवदासी प्रथा का प्रथम अभिलेख कौन था। तो सती प्रथा का प्रथम अभिलेख कौन सा था? एरन अभिलेख। देवदासी प्रथा का प्रथम अभिलेख कौन था? रामगढ़ का अभिलेख। वर्तमान में सर्वाधिक देवदासी मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। याद रखिएगा, वर्तमान में सर्वाधिक देवदासियां जो है मीनाक्षी मंदिर मदुरई में है। आगे बढ़ते हैं। षोडश का मथुरा अभिलेख। षोडश का मथुरा अभिलेख मंदिर निर्माण का प्रथम अभिलेख है। मंदिर निर्माण की जानकारी जो है प्रथम यही अभिलेख है जिससे यह प्राप्त होता है जानकारी। षोडश का मथुरा अभिलेख मंदिर निर्माण का प्रथम अभिलेख है यह। फिर अगला है हेरियोडोरस का बेसनगर अभिलेख, भागवत धर्म वैष्णव धर्म का प्रथम अभिलेख है। हेरियोडोरस का बेसनगर अभिलेख जो है भागवत धर्म और वैष्णव धर्म का प्रथम अभिलेख है। याद रखिएगा, हेरियोडोरस का बेसनगर अभिलेख जो है भागवत धर्म और वैष्णव धर्म का प्रथम अभिलेख है। हेरियोडोरस का बेसनगर अभिलेख जो है भागवत धर्म और वैष्णव धर्म का प्रथम अभिलेख है। फिर मैं दोहरा रहा हूँ, षोडश का मथुरा अभिलेख जो है मंदिर निर्माण का प्रथम अभिलेख है। षोडश का मथुरा अभिलेख जो है मंदिर निर्माण का प्रथम अभिलेख है। फिर हेरियोडोरस का बेसनगर अभिलेख जो है भागवत धर्म और वैष्णव धर्म का प्रथम अभिलेख है। ये सबको आप लोग नोट डाउन करते जाएं, क्योंकि ये सब फैक्ट आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। घोसुंडी अभिलेख जो है राजस्थान में है, पंचरात्र धर्म का प्रथम अभिलेख है। घोसुंडी अभिलेख यह है कहाँ? तो राजस्थान में है। घोसुंडी अभिलेख कहाँ है? राजस्थान में है। इसमें जो है पंचरात्र धर्म का प्रथम अभिलेख है घोसुंडी अभिलेख। और यह जो है कृष्ण के परिवार के उपासक हैं। पंचरात्र धर्म जो है कृष्ण के परिवार के उपासक हैं। बाद में यह वैष्णव धर्म में सम्मिलित हो गया। पंचरात्र धर्म जो है बाद में वैष्णव धर्म में सम्मिलित हो गया। तो पूछा जाएगा घोसुंडी अभिलेख जो है किससे संबंधित है? तो पंचरात्र धर्म से संबंधित है। अगला प्रश्न है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सभी को आप लोग नोट डाउन करते जाएं। कब का है? 150 एडी का है। संस्कृत भाषा का प्रथम बृहद अभिलेख कौन है? रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है संस्कृत भाषा का प्रथम बृहद अभिलेख है। यह अभिलेख जो है सुदर्शन झील से संबंधित है। रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख जो है किससे संबंधित है? सुदर्शन झील से संबंधित है। तथा इसके अनुसार इसका निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त द्वारा किया गया था। पूछा जाएगा रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख किसके द्वारा निर्मित किया गया था? तो चंद्रगुप्त मौर्य के गवर्नर पुष्यगुप्त द्वारा किया गया था। तथा अशोक के गवर्नर तुषफाक ने इसका जीर्णोद्धार किया, यानी कि इसका जो है मरम्मत किसने करवाया? तो अशोक के गवर्नर तुषफाक ने करवाया।
इसके बाद रुद्रदामन तथा स्कंदगुप्त ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। और इसके बाद जो है रुद्रदामन और स्कंदगुप्त ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। पूछा जाएगा संस्कृत भाषा का प्रथम बृहद अभिलेख कौन सा है, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। यह भी प्रश्न बनेगा कि सुदर्शन झील का संबंध किससे है, किस अभिलेख से है, तो रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख। अगला देखते हैं एहोल अभिलेख। यह एकमात्र अभिलेख है जिससे महाभारत युद्ध एवं कालिदास का उल्लेख प्राप्त होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, एहोल अभिलेख, यह एकमात्र अभिलेख, ऐसा अभिलेख है जिससे महाभारत युद्ध एवं कालिदास का उल्लेख प्राप्त होता है। एहोल अभिलेख एकमात्र अभिलेख है जिससे महाभारत युद्ध एवं कालिदास का उल्लेख प्राप्त होगा। उत्तर भारत में द्वितीय सदी के मध्य तक अभिलेखों की भाषा प्राकृत थी, शुरुआती दौर में ही मैं बताया, लेकिन बाद में अभिलेखों की भाषा संस्कृत बन गई। आगे बढ़ते हैं। दक्षिण भारत में मंदिर के दीवारों पर अभिलेख लिखने की प्रथा प्रचलित थी। याद रखिएगा ये सब। दक्षिण भारत में मंदिर के दीवारों पर अभिलेख लिखने की प्रथा प्रचलित थी तथा तीसरी सदी तक अभिलेखों की भाषा प्राकृत रही। ये बहुत बार मैं बता चुका हूं। चौथी सदी से छठी सदी तक अभिलेखों की भाषा संस्कृत रही, यह भी मैं बता चुका हूं। 7वीं सदी से 10वीं सदी के मध्य अभिलेखों की भाषा द्विभाषीय हो गई। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। 7वीं सदी से 10वीं सदी के मध्य अभिलेखों की भाषा क्या हो गई, द्विभाषीय हो गई। इसमें होता क्या था कि ऊपर के लाइन और नीचे के लाइन लोकल लैंग्वेज में होते थे और बीच के लाइन जो है संस्कृत भाषा में होते थे। 7वीं सदी से जो है 7वीं सदी से 10वीं सदी के मध्य में अभिलेखों की भाषा क्या हो गई, द्विभाषीय हो गई। सॉरी, वहां पे मैं बताने में थोड़ा सा मिस्टेक कर गया। प्रथम लाइन जो है संस्कृत में होता था, फिर दूसरा तीसरा या बीच का लाइन जो भी था वो स्थानीय भाषा होता था, फिर अंतिम लाइन जो है संस्कृत होता था। याद रखिएगा, 7वीं से 10वीं सदी के मध्य में जो द्विभाषीय प्रचलित हुई उसमें प्रथम और अंतिम लाइन संस्कृत के होते थे और बीच के जो भी लाइन थे वे स्थानीय भाषा के होते थे। फिर से मैं दोहरा रहा हूँ, 7वीं और 10वीं सदी के मध्य में जो भी अभिलेख थे उनकी जो भाषा थी वह थी कि प्रथम और अंतिम लाइन जो है संस्कृत भाषा में होते थे और बीच के जितने भी भाषा होते थे वो स्थानीय भाषा होते थे। 11वीं सदी से अभिलेखों की भाषा सिर्फ स्थानीय भाषा रह गई। उसके बाद 11वीं सदी में जो है 11वीं सदी आते आते अभिलेखों की भाषा मात्र स्थानीय भाषा के रूप में रह गई। भारत की प्राचीनतम पठित लिपि ब्राह्मणी लिपि है जिसका स्पष्टीकरण जेम्स प्रिंसेप द्वारा किया गया था। शुरुआत में ही मैंने बताया इसे। देवनागरी लिपि का पहला अभिलेख सेन वंश का अभिलेख है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, इसे याद कर जाइएगा आप लोग। देवनागरी लिपि का पहला अभिलेख सेन वंश का अभिलेख है। देवनागरी लिपि का पहला अभिलेख किसका है, तो सेन वंश का अभिलेख है। देवनागरी लिपि का पहला अभिलेख किसका है, तो सेन वंश का अभिलेख है। तो आज के क्लास में अभिलेख के अंतर्गत बस इतना ही था। अब हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। अगर आप लोग चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे जो है जो भी मैं वीडियो डालूंगा उसकी जानकारी सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगी। थैंक यू।